नाज़रीन, मैं हूँ अनवर हसन चतराली। आप देख रहे हैं जियो टीवी। रात को जो मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश करना था और मैंने इसके हवाले से फुटेजेस बनाए थे और वो फुटेजेस और जो अपनी आंखों से देखा हाल आपको बताना था और वो नेट न होने की वजह से बर वक्त अपलोड नहीं कर सका, इसलिए अपने नाजरीन से माजरत खा हूँ। और बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान 24 नवंबर को जो प्रोटेस्ट के लिए कॉल दिया था, पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी क़ियादत को तंबीह की थी कि आप बड़े तादाद में कारकुनान को लेकर इस्लामाबाद डी चौक पहुँचे, अपनी ज़ोर आजमाई करे और मुझे जेल से रिहा करे और हुकूमत को गिरा भगाए। लेकिन वो शोमय किस्मत, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। इसके पीछे उनकी जो सियासी क़ियादत पंजाब के अंदर नहीं निकल सका, सिंध के अंदर इसकी सियासी क़ियादत नहीं निकल सका, इसके पीछे कारकुनान नहीं आ सके और KPK के हज़ारा से भी सिवाय चंद लोगों के वो नहीं आ सके और सिवाय गंडपुर के अलावा कुछ डियाई खान से, कुछ कोयटा से लोग आए थे, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा बुशरा बीबी और गंडपुर चाइना चौक पहुंचने में कामयाब हुए और रास्ते से पुलिस के साथ अनमचोली शदीद शिलिंग को बर्दाश्त करते हुए 2 दिन वो रास्तों में गुजार कर जब चाइना चौक में पहुंचे तो उनको बड़ी मज़ाहमत का सामना रहा और 3 लेयर बनाए गए थे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, जिसमें पुलिस का पहला लेयर, फिर रेंजर, फिर पीछे आर्मी खड़ी थी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं पहले दिन डी चौक में जाके बराह रास्त आपको अपडेट किया था और उस वक्त भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ये कोई कानून और आइन की बलदस्ती की जंग की बात नहीं है। यहाँ जो भी बरसर इक़्तिदार आता है वो अगले हज़्ब इख्तिलाफ में जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं और जो हज़्ब इख्तिलाफ कभी हुकूमत में आते हैं तो वो दूसरों को गिराने की कोशिश करते, जेलों में डालते, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं। तो यही मंजरनामा आज रात को भी जो गुजरा है वही हुआ और हम डी चौक में खड़े होके तंबीह किए थे कि इस तरह की जो प्रोटेस्ट है, इस तरह की इख्तिजाज, इसके पीछे कोई कानून नहीं होता और न कोई उसूलों की सियासत होती, न कोई आइन की बलदस्ती की बात होती है। ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का एक हरबा है। आपको ईंधन बनाया जाएगा और आप जज्बाती कौम हैं और आप एक हीरोइज्म का शिकार होते हैं और आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से सुबह शाम तक एक शख्स के बारे में आपके जहनों में फीड किया जाए, आप उसको लेके समझ बैठते हैं कि ये हमारे निजात दहिंदा है, लेकिन वो सिरे से हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा मंजरनामा बताऊं कि मैं जब इस सारी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए सेंटोरस अंडरपास से पैदल चलते हुए जब चाइना चौक में पहुंचा, उसके अंदर जो मैंने देखा वो आपको बताता चलूँ और फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे। उसके अंदर मैं जब सेंटोरस के सामने से आगे चाइना चौक की तरफ पैदल जा रहा था तो बहुत सारे कारकुनान वापस आ रहे थे और कुछ मोटरसाइकिल्स में, कुछ गाड़ियों में, कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में पैदल चल के वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये प्रोटेस्ट नाकामी से 2-4 होते ही रहेगा। लेकिन जब मैं चाइना चौक में पहुंचा, रूहानी मंजरनामा बदल चुका था और वहाँ कोई 3 से 4 हज़ार लोग, मुश्तगिल लोग थे, वो सारे नौजवानों पर मुश्तमिल थे। उसमें मैं देखा कि खैबर पख्तूनख्वा या वज़ीरिस्तान वाना से आए हुए नौजवान थे, शलवार कमीज में मलबूस थे और 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल के लड़के भी थे। वो गंडपुर साहब के गाड़ी को घेर रखे हुए थे चारों तरफ से और मुश्तगिल होके कह रहे थे कि गाड़ी से बाहर निकलो, हमें लीड करो, ले जाए हमें डी चौक और वहाँ अपना भरपूर जोर आजमाई करके मुतालिबात मनवा कर दम ले। लेकिन गंडपुर पता नहीं किससे बात कर रहा था या न जो कारकुनान की जो
जो मुश्तगल थे उनसे डर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे। उनमें से कुछ नौजवान जो निके नौजवान थे वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसको ठुडे मार रहे थे। गंडापुर साहब तो आपको पता है वज़ीर-ए-आला है, आम तौर पर कोई उसके जो वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ मंजर ही कुछ और था। एक आम लड़का जो किसी आम बस्ती में रहने वाला लड़का होगा, वो उसकी गाड़ी पे चढ़ चुके थे, उस पर डंडे बरसा रहे थे, उसको कह रहे थे कि बाहर आए और हमें लीड करे, लेकिन गंडापुर टस से मस नहीं हो रही थी। बुशरा बीबी की गाड़ी पीछे फासले पर खड़ी थी और नौजवान शदीद मुश्तगल थे। और वहाँ पे मैं रास्ते से जब जा रहा था, कुछ नौजवान वज़ीरिस्तान से आए हुए थे, उनसे भी पूछा, मैंने कहा ये नौजवानों का क्या राय है। वो कह रहे थे कि हमें लाने के लिए गाड़ियाँ तो दी है, गाड़ी तो दी है, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम कोई नहीं है और हमारे साथ कोई सिंपैथी, हमारे साथ कोई हमदर्दी इस तरह से नहीं हो रही। लेकिन हमें कहा गया कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ों की फुकदान है। हाँ भाई, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मोहम्मद एजेंसी से आए हुए हैं। आप लोग मोहम्मद एजेंसी से आए हैं? जी जी। तो आप लोग 3 दिन सफ़र करके पहुँचे हैं? जी जी, हर मुश्किल के साथ टकरा के यहाँ पहुँचे, बिल्कुल यही बात सही। तो आपको किराया शराया किस तरह, वहाँ से कोई लीडर लेकर आए हैं या अपनी मदद आप आए हैं? वो तो शायद अब झूठ बोलना तो आखिर में पता चलेगा, फिलहाल तो हम अपने जेब से। अच्छा, आपने जेब से? उन्होंने भी कोई वादा किया है वहाँ के लीडर ताउन किए, लेकिन हम लोग फिलहाल खाना पीना जो है ना वो जेब से है, गाड़ी उनकी। अच्छा, गाड़ी उनकी जेब, आप खर्चा आप भी कर रहे हैं? आप खर्चा आपने तो 3 दिन हो गए रास्ते में, तो मतलब काफ़ी मुश्किलात होंगे? बहुत मुश्किलात उठाए रास्ते में, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक बिल्कुल सही सलामत पहुँच गया। अच्छा, तो आप लोग मोहम्मद एजेंसी से आए हैं? जी जी। सही, इतने दूर से आए हैं? जी। और इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए? जी जी। अच्छा। फिर रास्ते से एक खातून, 55 साल की खातून, उनसे भी पूछा, वो भी अपनी प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इमरान खान के साथ अपनी दिलचस्पी और अपनी हमदर्दी, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए थे। वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, खान की रिहाई? में हूँ। पहले मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अच्छा। फिर असद उमर साहब मुझे इस पार्टी में लेकर आए। अच्छा। और खान के कुछ ऐसे वर्ड जो कि नहीं मंजूर, अमेरिका की गुलामी हमारी आने वाली नस्लों को वो जो देना चाहते हैं वो कोई हुकूमत नहीं दे सकती। और आज हम अपनी जान के नजराने भी देने आपकी कितनी उम्र है, कितनी एज है आपकी? मेरी इस वक्त 55 और मेरे मोरों का ऑपरेशन हुआ है। बुखार भी है आपको? बुखार भी है मेरे ख्याल, कमजोर लग रहे आप हैं? जी, मुझे इस वक्त डेंगू भी है। तो आप किसके साथ आए हैं इधर? मैं खुद आई हूँ, अपने भतीजे को लेकर आई हूँ। बेटा मेरा लंदन में पढ़ रहा है। अच्छा। और घर वालों ने मना करने के बावजूद भी मैं यहाँ आई हूँ खाने के। तो क्या इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान में खुशहाली आएगा, महंगाई कम होगी? महंगाई कम होगी, क्योंकि पहले भी हुकूमत उसने की है, महंगाई कम नहीं हुआ, तो क्या अभी महंगाई कम हो सकती है? और एक बच्चा जो था, कोई 10 साल का बच्चा, इसके हाथ में गुलील था, उसको भी मैंने कैप्चर किया था। शायद वो फुटेजेस में होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर रास्ते में जाते हुए मेरे साथ कोई 2 लड़के हुए, उन लड़कों में से कोई एक बता रहा था कि मैं वज़ीरिस्तान से हूँ, और उसने देखा कि वापस आने वाले जो लोग थे उनके हाथ में हथियार थे। तो मैंने उस लड़के का इंटरव्यू भी किया है, वो बता रहे थे कि सर मेरे हाथ लगे बंदूक के पास थे। तो जी बेटा, आपने क्या देखा है, बताइए रास्ते में। हम और आप दोनों साथ आ रहे थे, तो रास्ते में ऐसे मैंने हाथ टच कर दिया, मैंने को बंदूक ले गया। अमूमी तौर पर ये इंटेलिजेंस की इदारों की तरफ से भी एक रिपोर्ट है कि PTI कारकुनान के पास असलहा थी, लेकिन उसका मुझे फिर यकीन तब हुआ जब मैं वापस सारे एहतजाज को रिकॉर्ड करके वापस आया 10:30 बजे सेंटोरस अंडरपास के पास। तो वहाँ एक नौजवान के जेब से मुझे गोलियां बरामद होते हुए दिखाई दिया। मैंने जो कैप्चर भी किया, उसके पास गुलील भी था, वो कोई कोहाट एरिया से आया था, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम कोहाट से आए। लेकिन आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये गुलील। तो इसे आप चिड़िया मारते हो, क्या शिकार करते हो? हम ये चिड़िया भी मारते हो, अपनी सेफ्टी के लिए रखे गए हैं। अपनी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसको आपने पुलिस वालों पे आजमाया होगा? नहीं, उन पे आजमाया, लेकिन पीछे चले गए। अच्छा, तो कोई चिड़िया हाथ लगा कि नहीं आपने मारने के लिए? हाँ, हाथ तो लगे, बहुत लगे। अच्छा, तो अभी तक उन लोगों ने जो इस्तेमाल किए ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक कितने आपने फायर किए अपने गुलील से? यार उससे तो कोई अंदाजा नहीं है, बहुत फायर किए,
अच्छा हाँ उन लोगों ने जो फायर किए ना, अच्छा ये देखो ये लेकिन मैं एक बात मिस कर रहा हूँ। मैं जब चाइना चौक में पहुंचा, सबसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक चित्राल से है और मैं पहले चित्राली हूँ, चित्राल के लोगों के साथ मेरी सिंपैथी है, उनके नौजवानों के बारे में हम फिक्र करते रहते हैं, तो वहाँ मैंने चित्रालियों को ढूंढता रहा। चंद चित्राली मुझे मिले, लेकिन बारी मेन रेड से जीत कर आने वाले अब्दुल लतीफ एमएनए गायब था। सुरैया बीबी जो कि डिप्टी स्पीकर वो भी गायब थी, और फलकनाज जो कि सेनेटर वो भी गायब थी, और फतहुल मुल्क एमपीए वो भी गायब था, और नौजवानों को लीड करने वाला कोई नहीं था। सारे दुम दबाकर इनकलाब को लेकर भाग चुके थे। रात के 10:30 बजे की समय थी और उस वक्त चित्राल की क़ियादत वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने उस वक्त भी कहा कि ये लवारिस क़ियादत है और इस क़ियादत के आगे मतलब इस क़ियादत को लेकर आप चित्राल के मसले तो हल नहीं कर सकेंगे, इनसे तो प्रोटेस्ट भी कामयाब नहीं हो सका, इनसे आप उम्मीदें बांधना बंद करें और अपना लय अमल खुद तय करें। मैं पहले दिन डी चौक में जाके बराह रास्त मेरे व्लॉग आप देखेंगे, उसमें आप पे मेरी बातें सुने। मैं उस वक्त भी तंबीह किया था कि ये प्रोटेस्ट बड़ी नाकामी से 2-4 होगा, आपके जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। आप इस तरह के मज़ाहिमत या प्रोटेस्ट का शिकार न बने, क्योंकि ये दुनिया में होते आए हैं। किसी शख्स को अवतार बनाया जाता है, कुछ एजेंडे होते, उसके ऊपर रंग रोगन किया जाता है, उसको बड़े भगवान बनाकर ग्लैमराइज बनाकर जो फिल वक्त ज़माने के जो हथियार होते, जिस तरह आज सोशल मीडिया के हथियार है। आप एक शख्स को आप देखते हैं कि वो ट्विटर में भी है, वो एक बंदा स्मार्टफोन जिसके हाथ में है, जब वो स्मार्टफोन को ऑन करता है तो व्हाट्सएप में भी वही शख्स, ट्विटर में भी वही शख्स, यूट्यूब में भी वही शख्स, फेसबुक में भी वही शख्स, टिकटॉक में जाए वही शख्स, सोशल मीडिया के अंदर वो छाया हुआ है। तो आप अनकॉन्शियसली उस शख्स की इश्क में गिरफ्तार होते हैं, उसके पीछे हकीकत कोई नहीं, आपको ग्लैमराइज बनाकर बताया दिया जाता है कि ये आपका निजात दहिंदा है। और उस सोशल मीडिया के अंदर और फी ज़माना जब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अरबों रुपए उसके ऊपर खती रकम डॉलर लगाकर उसको अवतार, उसके ऊपर रंग रोगन किया जा रहा था। तो ये आम आदमी को समझ में नहीं आता, ये एक गोरख धंधा है और इसके पीछे वो हकीकत आपको नजर नहीं आता जो आपको धोखा दे जाता। आप जज्बात के रूह में बहकर आपको लगने लगता है कि यही निजात दहिंदा है, ये पाकिस्तान बचाएगा। लेकिन पाकिस्तान बचाने का मौका भी उस शख्स को मिला हो, तो उसके पास हुकूमत भी आई हो, वो रिफॉर्म तक नहीं कर सके, तो आप फिर भी उम्मीदें बांधना मेरे ख्याल में किसी पीटीआई से, किसी नून लीग से, किसी पीपल्स पार्टी से ये हिमाकत है। और ये सारा गोरख धंधा सियासत है, इसके पीछे अवाम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप इस झांसे में ना आए। मैं चित्रालियों से भी वहाँ चाइना चौक में गुफ्तगू की, उनके भी इस प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाऊंगा। और चित्राल से आए हुए जो खबर फैलाए जा रहे, अफवाह फैलाए जा रहे कि बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए हैं या शहीद हुए, तो कोई ऐसा इतलात नहीं है। मेरे आंखों देखा हाल जो मैंने रात को वहाँ 10:30 बजे लड़कों से मिला, तो उनसे पूछा भी तो कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे बंदे कोई जख्मी हुए हैं या कोई शहीद हुआ है, ऐसा कोई इतलात नहीं है, फेक न्यूज़ है। और वहाँ भी मैं कोशिश की यार यहाँ कोई किसी के साथ मिस हैपनिंग हुई हो तो मैं वो भी आप दिखा सकूं, लेकिन मेरे होते हुए मैं 10:30 बजे तक वहाँ मौजूद था, मैंने कोई मिस हैपनिंग नहीं देखा। और हम कोशिश करें मुख्तलिफ ज़राए से, अभी मेरे पास वो रिपोर्ट भी आया है हॉस्पिटल्स के, वो उसमें भी कोई इस तरह की इतलात नहीं कि पीटीआई कारकुनान को सीधी गोली मार कर शहीद किए गए हैं। ये सारे अफवाह है, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। हाँ ज़रूर एक दो कैजुअलिटी हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं बहुत सारे लोग,
اور رینجرز کے 4 نوجوان شہید ہوئی. یہ 6 نمبر چونگی 26 نمبر چونگی کے اوپر وہ تو ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہے, لیکن سرے سے یہ جو افواہ پھیلائے جا رہے کہ بہت سے کارکنان کو اتنے تعداد میں مطلب شہید کیے گئے, اس کے پیچھے میرے اطلاعات کے مطابق کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اس حوالے سے کوئی فوٹیجز تازہ فوٹیجز آئیں گے, اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ فوٹیجز بھی کوئی یہ اے آئی کے جنریٹ کردہ فوٹیجز ہے یا یہ اوریجنل ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ کو خبر بریک کریں گے. آپ یہ سارے تناظر میں نے چترال سے آنے والے نوجوانوں کو تنبیہ کیا تھا, خدا را اس طرح کے پروٹیسٹ, اس طرح کے جلسوں میں آپ شریک نہ ہوئیں, آپ کی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے. لیکن بڑی تعداد میں اسلام آباد کے اندر آپ کو بتاتا چلو کہ گرفتاریاں ہو چکی ہے. 950,000 کے قریب گرفتاریاں ہو چکی. ان ہزاروں میں سے ان 1000 کے تعداد میں سے چترالی بھی ضرور شامل ہوگا. اور میں نے اس وقت ڈی چوک میں براہ راست 2 دن پہلے آپ کو تنبیہ کیا تھا کہ آپ یہاں مت آئے, حکومت کسی بھی صورت اس پروٹیسٹ کو برداشت نہیں کر پائے گا, آپ کی تعلیمی کیریئر تباہ ہوگا. یہ کوئی قانون و آئین کی بالادستی کی سیاست نہیں ہے. پہلے جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے سن 2018 میں فوج کے آشیرواد سے, اس وقت وہ فوج بھی اچھا تھا, اس وقت وہ مطلب وہ سارے جو اس کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ISI بھی اچھا تھا. لیکن جب اپنے فوج اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا, پھر اس کو گالیاں بھی پڑنے لگی. اور عمران خان کی اپنے سیاسی قیادت کو 24 نومبر کا جو کال دیا تھا, اور اس نے یہ تنبیہ کی تھی کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر سیاسی قیادت ہے وہ اپنے کارکنان کو لے کر اسلام آباد ڈی چوک پہنچے. اس تناظر میں پھر مختلف شہروں سے لوگ آنے کی کوشش کی, لیکن عمومی طور پر دیکھنے کو ملا کہ پنجاب سے کوئی قیادت نہیں نکلا, کوئی کارکن نہیں نکلا. لیکن گنڈپور کی قیادت میں جو کارکنان KPK سے آئے اور کچھ DI خان سے آئے, کچھ دیگر کوئٹہ شہروں سے آئے, لیکن ان کو قیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے گنڈپور اور بشرا بیوی کے علاوہ. لیکن جو چائنا چوک کے اندر جو منظرنامہ میں نے کل رات کو 10:30 بجے دیکھ کے جو فوٹیجز بنا کر میں نے پروگرام کر کے واپس آیا, تو میرے پاس نیٹ کی سہولیت موجود نہیں تھی, تو بر وقت اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا اور آپ کو دکھا نہیں سکا, جو کہ بہت ہی زبردست دلچسپ فوٹیجز میں نے وہاں سے نکالے تھے اور اپنی آنکھوں دیکھا حال جو آپ کو پیش کرنے والا تھا. لیکن شومائی قسمت اور اسلام آباد کے اندر انسیجنسی کی وجہ سے وہ نیٹ نہیں چل رہے تھے, جس وجہ سے ہم آپ کو خبر اور اس تناظر میں بریک نہیں کر سکے. لیکن جو دیکھا ہوا حال آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت میں اسلام آباد کی پروٹیسٹ کے لیے جب انگ مچولی کھیلتے کھیلتے شام کے سمے عمران خان کے کارکنان اور گنڈپور کی قیادت میں پیچھے بشرا بیوی وہ جب چائنا چوک میں پہنچے تو ان کو شدید شلنگ اور مزاحمت کا سامنا رہا. میں جب موقع پہ پہنچا تو میں نے بڑی دلچسپ صورتحال وہاں دیکھا, اور وہ صورتحال یہ تھا کہ اس وقت کارکنان نے سارے جو کارکنان مل کے مشتقل کارکنان نے گنڈپور صاحب کی گاڑی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے, اور اس گھیرے میں لینے والے زیادہ تر نوجوان تھے. اس میں میں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے شلوار قمیض پہنے ہوئے نوجوان غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے, جو میں نے محسوس کیا وہ گنڈپور صاحب کے گاڑی پہ چڑھتے تھے, اور وہ گاڑی پہ چڑھنے والے بھی وہ کوئی ووٹر نہیں تھے, کوئی 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کے درمیان کی عمر ہوں گی. اس طرح کے مشتغل لڑکے تھے جو کہ گنڈپور صاحب کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے اس کو ٹھڈے مار رہے تھے اور اس پہ لاٹھیاں برسا رہے تھے, ڈنڈے برسا رہے تھے, اور گنڈپور صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے. گاڑی کو بڑی ڈنڈ پڑ چکے تھے, اور اس سمے میں گنڈپور صاحب باہر نہیں آ پا رہے تھے, اور شاید اگر باہر آ بھی جاتا تو میرے خیال میں کارکنان نے اس کو صحیح انداز میں زدوکوب کرنا تھا. تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں لے کر ڈی چوک پہنچ جائے. لیکن ڈی چوک کا منظرنامہ یہی تھا کہ وہاں رینجرز اور آرمی کے جوان اور دیگر پولیس 3 قسموں کے لیر بنا کر ڈی چوک کو مکمل تحفظ دینے کے لیے وہ چوکس کھڑے تھے. اور میں جب وہاں سے واپس آیا بعد میں بھی وہاں شدید شلنگ ہوئی, ان کو بگانے میں حکومت کی جو اسٹریٹجی وہ کامیاب رہی. لیکن میں نے وہاں جو دیکھا
میری تعلق ظاہر ہے چترال سے ہے، چترال کے لوگوں کے ساتھ میری ایک سمپتی ہے، اور وہاں چترال سے بھی کچھ نوجوان آئے تھے، تو میں نے چترالیوں کو تلاش کرتا رہا، اور چترالیوں کو جب تلاش کیا مجھے چند نوجوان وہاں ملے، ان کے انٹرویوز بھی میں نے کی ہے۔ وہاں سریا بی بی جو کہ کے ڈپٹی اسپیکر ہے وہ سرے سے غائب، اور MNA چترال عبداللطیف وہ بھی غائب، اور فاتح الملک MPA وہ بھی غائب، اور دیگر جو ان کے جوشیلے تقریر کر کے یہ لیں گے وہ لیں گے اور بڑے خون گرمانے والی تقریریں وہ چترال کے اندر کر کے آئے تھے، وہ سرے سے غائب تھے، سوائے چند چترال کے نوجوانوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو ان کا بھی انٹرویو میں نے کی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے اس انٹرویو کے اندر۔ اور پھر گنڈاپور کی گاڑی کے اوپر جو لاٹھیاں برسا رہے تھے وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر میں نے راستے سے جاتے ہوئے کچھ خاتون سے بھی پوچھا، مریض خاتون تھی کوئی 55 سال کی ایج میں، وہ بھی اس جلسے میں آئی تھی، اس کی بھی چھوٹی سی میں نے کلپ بنائی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور مجھے پھر وہاں میرے ساتھ چل کے آ رہے تھے، میں پیدل جا رہا تھا کیونکہ وہاں گاڑی یا اس طرح کی چیز لے جانے کی گنجائش نہیں تھی اور خطرہ بھی لاحق تھا۔ تو میرے ساتھ آنے والے لڑکوں نے مجھے بتایا سر ہم آ رہے تھے، ہتھیار بھی دیکھے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ مجھے وہ جب یہ بات کی مجھے لرزت آ رہی ہوئی۔ میں اس لڑکی کا کچھ انٹرویو میں نے کی ہے، شاید مجھے مل جائے وہ فوٹیجز، میں اس کے اندر بھی اس کو ایڈ کر لوں گا۔ واپسی بھی جب میں سارا منظرنامہ کیج کر کے وہ چترال کے لڑکوں سے انٹرویو کر کے وہ خاتون سے وہ گنڈاپور کی گاڑی کو میں نے سارا کیپچر کیا اپنے کیمرے کی آنکھ سے، وہ بھی پھر میں جب انڈر پاس کے پاس آیا تو وہاں کچھ کارکنان تھے، وہاں غلیل برآمد ہوئے، ڈنڈے تو میں آلموسٹ ہی سارے پروٹیسٹ کرنے والے PTI کے جو کارکنان ان کے ہاتھ میں تھے، اور ان میں گولیاں، اس لڑکی کے پاس گولیاں تھیں، وہ گولیاں بھی میں نے کیپچر کی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر، اور غلیل تھے۔ اور پھر مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ رات کو یہ دو ہی نتائج اس پروٹیسٹ کے کوک سے جنم لے سکتے، یا بہت ہی بڑا تصادم ہوگا، جانیں ضائع ہو سکتی ہے، یا یہ کہ یہ واقعتاً بھاگ کے چلے جائیں گے۔ لیکن میں نے وہاں بھی یہ معلوم کیا چترال کے نوجوانوں کی طرف سے کہ کوئی یہاں زخمی، کوئی ہلاک تو نہیں ہوئی یا کوئی اللہ کو پیارے تو نہیں ہوئے، لیکن مجھے وہاں معلوم ہوا کہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ کوئی میرے سامنے کوئی اس طرح منظر سامنے نہیں آیا۔ اور اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہوتے بغیر قیادت کے، بغیر لیڈرشپ کے، وہ آرگنائز نہیں ہوتے، وہ کسی مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے، اور سرے سے ان کو انسٹرکشن دینے والا کوئی نہ ہو، بے ہنگم ہجوم ہو، سرے سے ان کی قیادت غائب ہو، اور وہ کوئی طریقے سے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ نہ کرا پا رہے ہو، تو اس طرح کے جو پروٹیسٹوں کا انجام اسی طرح ہی ہوتا جو آج آپ نے صبح کے سمے دیکھا، اور بلیو ایریا کو صاف کر دیا گیا، اور قیادت جو گنڈاپور اور بشرا بی بی کے صورت میں بھاگ کے پشاور چلے گئے، یہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں۔ تو یہ جو منظرنامہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کل جو مجھ سے مس ہوا تھا وہ ساری چیزیں میں آپ کو آج کی جو اس ویلوگ پروگرام کے اندر آپ کو فوٹیجز کے ساتھ آپ کو دکھا بھی پاؤں، آپ کو بتا بھی پاؤں۔ اور میں نے ڈی چوک کے پہلے دن بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ خدارا یہ کوئی ایتھکس، یہ کوئی قانون، یہ کوئی اصولوں کی سیاست نہیں، یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کی کسی زمانے میں اگر نون لیگ حکومت میں نہیں تو پہلے وہ بھی یہی رونا روتا تھا، وہ بھی پروٹیسٹ کرتا تھا، ان کا بھی اقتدار تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا لوگوں کو انجن بنانے کا۔ اور آج جو PTI کی قیادت یا عمران خان کر رہی، یہ بھی کوئی کسی اصولوں پر یا کسی آئین کے اوپر، یہ کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اقتدار تک رسائی کے لیے ایک حربہ ہے جس میں ایک عام غریب آدمی ایندھن بن جاتا ہے، ان کی جان سے میں آتا ہے۔ تو میری وہی پیشین گوئی جو کہ میں نے پہلے دن آپ میرے ویلوگ کے اندر، میرے پروگرام کے اندر ڈی چوک سے براہ راست آپ کو تازہ اپڈیٹ دیا تھا، وہ آپ جا کے وہاں دیکھیں گے۔ میں اس دن بھی تنبیہ کیا تھا کہ یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگا، اور حکومت مصمم ارادہ کر چکا ہے اس سارے جو پروٹیسٹ کے مظاہرین ان کو منتشر کرے گا، اور اس کو کامیاب کسی بھی صورت ہونے نہیں دے پائے گا، اور اس کے بڑی کنسیکوینسز ہوں گے جو اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے کارکنان آئیں گے۔ اس میں سے بہت ساری بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس گرفتاریوں کے اوپر میرے خیال میں ابھی نہ وہ PTI کی قیادت آگے ان کو بچا پائے گا، نہ کوئی اور آگے ان کو بچا پائے گا۔ میں تنبیہ کیا تھا کہ اس طرح کی جو جانسوں میں اس طرح کی جغل سازی جو قیادت ہے، اس طرح کی جو
आपको जो ग्लैमराइज करके हीरोइज्म का जो एक नशा और टीका आपको लगाया जाता, आपको समझ नहीं आता कि मैं वाकई सच के साथ दे रहा हूँ, हक के साथ दे रहा हूँ, लेकिन आप जज्बात के रूह में बह के आप किसी शख्स की एक मतलब उसका ईंधन बन जाते हैं। वो अपनी मकासद हासिल करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि मैं आप सच और हक के रास्ते पर हूँ या कि एक जानसे में आ चुका हूँ। आपको क्योंकि ये बल्क में आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आए, कोई शख्स बहुत बड़ा पारसा है, कोई शख्स बहुत बड़ा हीरो है, कोई शख्स बहुत बड़ा दिनदार है, अमीन है, सच्चा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर है, इसके अंदर एक मोबाइल आपके हाथ में है, एक स्मार्टफोन, उसके ज़रिए से आपको बेतहाशा उस शख्स के बारे में आपको अगर सुबह से शाम तक देखने को कुछ मिले, आप ट्विटर में जाए वही शख्स, आप यूट्यूब में जाए वही शख्स, आप फेसबुक में जाए वही शख्स, आप टिकटॉक में जाए वही शख्स, आपको गैर महसूस तरीके से अनकॉन्शियसली आपकी जहन पे वो सवार होता है और आप समझने लगते हैं कि यही कोई बहुत बड़ा मुक़द्दस हस्ती है, कोई बहुत बड़ा शख्सियत है जो कि हमारे निजात दहिंदा है। आप जानसे में आ चुके होते हैं। ये कोई भी सियासी लीडर इस तरह के हरबा इस्तेमाल करके आपकी ताकत को किसी गैर मनफी रास्ते में इस्तेमाल कर रहे, खुदारा इसके इस तरह की ताकतों का इस तरह की जान से में ना आए, अपने आप को बचाए। और ये सारा मंजरनामा आप देखेंगे मेरे वीडियो के अंदर, कल की जो रात को जो मंजरनामा था और मेरे ख्याल में वो देखने से ताल्लुक़ रखता था और हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये किसी न किसी करवट बैठनी है और डी चौक तक इसको किसी भी सूरत हुकूमत पहुँचने नहीं दे पाएगा। इस दौरान जो भी अंगमचोली होती रही आप मेरे फुटेज के अंदर देखेंगे। फिल वक्त अनवर हसन चित्राली को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, कोशिश था कि इस धरने, इस जलसे के अंदर या इस प्रोटेस्ट के अंदर चित्राल से आए हुए नौजवानों को आपको दिखाऊं, क्योंकि उन्होंने बड़े जज्बे के साथ अपने लीडर के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि लीडरशिप सिरे से गायब है। इसमें ना अब्दुल लतीफ़ मौजूद है, ना कि सुरैया बीवी मौजूद है, ना कि वो जो मितार साहब है फ़तहुल मुल्क वो मौजूद है, ना कि फलकनाज मौजूद है, सिरे से गायब है। तो आप बताइए भाई, आप लोग चित्राल से आए, कितने दिनों के अंदर आप लोग यहाँ पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा आफ्ताबुद्दीन है और मेरा ताल्लुक़ चित्राल लोवन डिस्ट्रिक्ट का लोवन और रोश से। और यहाँ जब हम पहुँचे, हम तो चित्राल की लीडरशिप की बात नहीं करेंगे, चित्राल की लीडरशिप जो है शायद वो पीछे होगी, लेकिन जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो सूबाई लीडरशिप है, वो आगे नज़र नहीं आ रहा। कंटेनर पे हम खड़े थे, मैं और सद्दाम तरीन आगे फाइट कर रहे थे, लेकिन लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी। गंडापुर साहब तकरीबन 20 मिनट पीछे है, जो कंटेनर आगे गई है उससे 20 मिनट पीछे है। अच्छा। अब वर्कर्स की डिमांड है, यहाँ जो पीटीआई के टारगेट है उनकी डिमांड है कि लीडरशिप आगे से लीड करे। अच्छा। उधर हमारे पास कोई बंदूक नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए, हमारे पास कोई टेयर गैस का वो मामला नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ निहत्ते लोग हैं और पुरअमन लोग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डी चौक में पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये लोग हमें आगे जाने नहीं दे रहे। देखो, ये सर्दी का समय है, सर्दी का मौसम है और सहूलियात का फुकदान है। लीडरशिप चित्राल से आपको लेकर आए हैं, तो आप लोगों के पास खाने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, रहन सहन, खान पीन, इनका क्या दुश्वारियाँ, क्या मुश्किलात है? क्या कोई प्रॉपर है इंतज़ाम? प्रॉपर इंतज़ाम बिल्कुल हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने की है और हमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। खाने का बंदोबस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह है, हम खुद लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। लेकिन हमें जो मेन हमारा काम है, जो मेन हमारा मकसद है, वो खान साहब की रिहाई है। उसके लिए हमें हमारे लीडरशिप को फ्रंट लाइन पे होना होगा, अदरवाइज ये लोग खान को नहीं छोड़ेंगे। हमें 2 दिन लगे, 7 दिन लगे, महीना लगे, हमने घीचो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमें खान साहब की रिहाई चाहिए। चित्राल के लोग तो वायलेंस नहीं करते हैं और वो इस तरह की इंतशार में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन रास्ते में या आपके बीच में कोई शरपसंद अनासिर कोई इस तरह की हरकत, जलाओ, गिराओ, पथराओ या कोई इस तरह आप लोगों ने तो देखे रास्ते से आते हुए, आप लोगों में से भी किसी ने किए कि नहीं? हमने हमेशा जलाओ गिराओ की मजम्मत की है। चित्राल के लोग इंतहाई महज़ब लोग हैं, हमने कभी भी वायलेंस का जो है सपोर्ट नहीं किया है। हम अपने दोस्तों को भी, इवन हमने पुलिस वालों को
कटी पहाड़ी में हमने पकड़े थे, 37 बंदों को हमने पकड़े थे। लेकिन मैंने तमाम लोगों को कहा, जो केपी के थे, पठान भाई थे हमारे, उनको कहा कि हमने ये हमारा फाइट उनके साथ नहीं है, ये तो बेचारे तनख्वाह के लिए, छोटे से तनख्वाह के लिए किसी के हुक्म के ताबे हैं, हम उनको जो है उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। ये 26 नंबर चुंगी में रेंजर के साथ जो हुआ, कुछ नौजवान वहाँ शहीद हुए और पीटीआई की तरफ से भी कुछ वहाँ जख्मी हुए और वहाँ गोली चली है रेंजर्स के ऊपर, उनके नौजवान शहीद हुए हैं। आपको शायद इसका इल्म हो या ना हो? हाँ, मुझे बिल्कुल इसका इल्म है, अंदाज़ा भी है। ये जो झड़पें हैं, अगर आवाम तो क्या ये पीटीआई की तरफ से किया गया है या कोई शरपसंद अनासर ने ये किया? शरपसंद अनासर बिल्कुल इंटर हो चुके हैं। अच्छा। हर जगह वो जलाओ गिराव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग रोकते नहीं हैं इनको? हम रोकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो जलाओ गिराव है, ये पीटीआई का नजरिया नहीं है, ये इमरान खान का नजरिया नहीं है। इमरान खान ने कभी भी जलाओ गिराव की हिमायत नहीं की है। हमने भी ये कहा है कि कोई भी जलाओ गिराव करेगा वो खान का हकीकी टाइगर नहीं होगा। हमने जो झड़पें हमारे साथ हो रही हैं, जो पुरअमन लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, अगर इस तरह करेंगे तो उसका जो है कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप निहत्ते अवाम के ऊपर जुल्म करोगे, फसायत करोगे, बर्बरियत करोगे, ऑब्वियसली रिएक्शन तो आएगा, इसके नतीजे में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लीडरशिप, जो हुकूमत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंतजामिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, सबको ये बताना चाहते हैं कि प्लीज खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, अवाम के फैसले का एहतराम करें। उस लीडर को छोड़ें जिसकी वजह से ये तमाम जो है फसायत हमारे ऊपर की जा रही है। अभी आप लोग क्या बुशरा बीबी के जो कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के ऊपर? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ खान साहब के कॉल का इंतजार करेंगे। अच्छा। जब तक खान साहब हमें वापस जाने का नहीं कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इस डी चौक में मरते दम तक इधर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक खान की रिहाई नहीं अगर होती, आपकी लीडरशिप कंप्रोमाइज हुआ, अगर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कॉल दी, फिर आप क्या करेंगे उस वक्त? लीडरशिप अगर कंप्रोमाइज है तो ये जो वर्कर हैं ये कंप्रोमाइज नहीं है। तो वर्कर को लीड करने वाला कोई नहीं, तो ये फिर एक हुजूम होगा। करेंगे। पीटीआई का हर एक वर्कर लीडर है, हर एक वर्कर लीडर है। लीडरशिप जो है उनके पास फिलहाल जो है फैसिलिटी है, लीडरशिप के पास फिलहाल फैसिलिटी है, उनके पास बड़े बड़े गाड़ियां हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास फोर्स है, उनको लीड करना चाहिए। अगर वो लीड नहीं करेंगे, हर एक वर्कर लीडरशिप पीछे हट जाती, फिर कारकुनान को लीड कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा? नजरियाती कारकुन लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम निहत्ते लोग हैं, हम लीड करेंगे, हम खान को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कारकुनान हैं, बहुत सारे कारकुनान हैं, मेरे इर्द गिर्द भी खड़े हैं, तो बुशरा बीबी की तरफ से कोई कॉल आ जाता है कि आप वापस जाओ, फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर खान की तरफ से बुशरा बीबी को कॉल आता है, वो उनको कहता है कि आपने वर्करों को मेरा पैगाम पहुंचाना है। अगर खान का पैगाम हम तक पहुंचे तो हम सर तस्लीम हम करेंगे, हम उसके आगे जो है और कोई बात नहीं कर सकते। हमारा लीडर जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो कितने दिनों तक आप एक्सपेक्ट करते हैं ये आप लोग इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, और आपके पास कितना इंतज़ाम है? क्योंकि इंसान उसके साथ भूख भी लगी होती है, सर्दी भी है, बुखार भी है, तो इंतज़ामात ना होने की सूरत में लोग बहुत फेडअप हो जाएंगे और उस सूरत में ये वापस थक के वापस भी जा सकते हैं। तो क्या है इंतजामात? कोई न थकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले, न हमें भूख लगेगी, न हमें प्यास लगेगा। हम अपने लीडर चेयरमैन इमरान खान को जेल में छोड़ते हुए यहाँ अयाशी नहीं कर सकते। अगर हमारा लीडर हमारे लिए 1.5 साल जेल में जिंदगी गुजार सकता है, जेल की कैदबंद उधर फसायत का सामना कर सकता है, तो हम भी यहाँ खुले रोड में 1 महीना 1.5 महीना गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या इमरान खान को रिहा कराने के बाद पाकिस्तान के सारे मसले हल होंगे, मैशियत बेहतर होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी? इनकलाब हमेशा लोगों के लिए आता है, उसमें बेहतरी होता है और महंगाई कम होती है, तरक्की आगे जाती है। तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तरक्की होगी, महंगाई कम होगी, पेट्रोल के रेट मुस्तकम होंगे? देखो, हमें एक मुल्क में आईन और कानून की जब बालादस्ती होगी ना, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही मुल्क जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, तो ही मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क का सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है, एक ही लीडर है, वो है चेयरमैन इमरान खान, जो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसको अगर नहीं छोड़ा गया, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो परेशानियाँ हैं, ये होती रहेंगी, क्योंकि
وہ لیڈر جو ہے 80% پاکستانیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے. وہ ان کی محبت جو ہے عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. لہٰذا ایک ہی حل ہے خان کو چھوڑا جائے, اس ملک کو سیاسی بحران سے بچایا جائے. جی ناظرین, چترال سے آئے ہوئے نوجوان پی ٹی آئی کے ٹائیگر بھی ہمیں واپس دی جائے جی, کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہم قبول نہیں کرتے.